हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अपस्किल एजुकेशन। स्टूडेंट नेट जीआरएफ के एग्जाम्स स्टार्ट हो चुके हैं एज यू ऑलरेडी नो, और उस सीक्वेंस में हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के 2 वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। आप देखना चाहें तो देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा उनका। और यूनिट 2 जो कि हम अभी कवर कर रहे हैं इस सीरीज़ में, जो कि आपकी है रिसर्च एप्टीट्यूड, और उसके 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आया हूँ जिस पर 10 तरह के क्वेश्चंस हैं और उनके ऑप्शंस पर हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। अगर आप नेट जीआरएफ एक्सपीरियंट हैं या कोई भी हायर एजुकेशन में एग्जामिनेशन दे रहे हैं टीचिंग से रिलेटेड, या अदरवाइज भी कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। द क्वेश्चन सेज द रिसर्च इज ऑलवेज। रिसर्च की बात की जा रही कि रिसर्च हमेशा कैसा होता है, जरा देखते हैं भाई। वेरीफाइंग ओल्ड नॉलेज, पूर्व ज्ञान को सत्यापित करता है। बिल्कुल सही बात है। हम जब कभी भी रिसर्च करेंगे तो हमारे पास जो प्रीवियस नॉलेज है, पूर्व ज्ञान जो होगा, उसको वो ट्रू करेगा ही करेगा। अगर न्यूटन ने कहा है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, या ग्रेविटी की बात अगर आती है, तो हम कुछ भी ग्रेविटी से रिलेटेड हमारी कोई भी फाइंडिंग होगी तो वो जो ग्रेविटी वाला लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसको क्या करेगा, उसको वेरीफाई करेगा ही करेगा। दूसरा कह रहा है एक्सप्लोरिंग न्यू नॉलेज। ये बात भी सही है कि जब भी रिसर्च होती है तो कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ न कुछ नया फैक्ट हमारे सामने आता है, या तो कोई नई डिस्कवरी होती है या कोई नया इन्वेंशन होता है। तीसरा कहता है फिलिंग द गैप्स बिटवीन द नॉलेज, ज्ञान के मध्य रिक्त स्थानों को भरता है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई हमने लिंक ढूंढा ए और ढूंढा बी, और उसके बीच में कोई रिलेशन हम स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। लाइक हमने लिया कि सन पहले था, सन था और अर्थ थी, तो लोग क्या कहते थे कि अर्थ इज द सेंटर और सन उसके चारों तरफ घूमता है। लेकिन बाद में क्या हुआ, पता चला कि अर्थ सेंटर नहीं है, सन इज द सेंटर और अर्थ उसके चारों तरफ घूमती है। और डे एंड नाइट का जो रिलेशन है वो अर्थ की पोजीशन और अर्थ के कंपैरिजन में सन की पोजीशन के हिसाब से होता है। तो इसको क्या कहा जाएगा भाई, जो गैप्स हो रहे हैं नॉलेज में, अगर 2 बातें पता चली और उनके बीच का रिलेशन नहीं पता चला या कोई छूट गया, तो जब भी हम रिसर्च करते हैं तो प्रीवियस रिसर्च में जो भी गैप्स रह जाते हैं उसको भी हम फिल कर लेते हैं। दैट मीन्स इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। दिस विल बी ऑप्शन डी। ये बी है, ये सी है, दिस विल बी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये चारों के चारों, तीनों के तीनों फॉलो करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रिसर्च दैट अप्लाइज द लॉज एट द टाइम ऑफ फील्ड स्टडी, जिस समय फील्ड स्टडी चल रही हो, फील्ड अध्ययन जब हो रहा हो, टू ड्रॉ मोर एंड मोर क्लियर आइडियाज अबाउट द प्रॉब्लम। अप्लाई करना, याद रखना, अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेशन हो रहा है लॉज का। वह शोध जो फील्ड अध्ययन के समय समस्या को अधिक स्पष्ट करने हेतु नियमों का उपयोग करती है। नियम पहले से बने हुए हैं, उनका यूज करेगी। ठीक है, जिस रिसर्च में नियम पहले से बने होते हैं उसको हम यूज करते हैं, उसको क्या कहा जाता है। यहां ऐसे देखो, ये अप्लाइज और ये अप्लाई, देखो दोनों मैच हो रहे हैं, सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा, अप्लाइड रिसर्च हो जाएगा। राइट आंसर विल बी अप्लाइड रिसर्च। जब हम गिवन रूल्स को, सेट ऑफ रूल्स को जो हमको पहले से पता है, उनको किसी भी रिसर्च में अप्लाई करते हैं तो वो अप्लाइड रिसर्च कहलाती है। एक्शन रिसर्च क्या होती है, जब हम तुरंत हमारे सामने कोई प्रॉब्लम हो और पुरानी चीजों को यूज करके हम उसको सॉल्व करें, इमीडिएट प्रॉब्लम हो, तब उसको हम क्या कहेंगे, एक्शन रिसर्च करेंगे। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर इमीडिएट प्रॉब्लम नहीं है, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है जिस पर ऑलरेडी हम स्टडी कर रहे हैं और पुरानी लॉज को, रूल्स को अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए आंसर क्या होगा, अप्लाइड रिसर्च हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन रिसर्च, रिसर्च का पहला स्टेप क्या होता है, देखो, सेलेक्टिंग अ प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम्स दी हुई हैं और हमने सेलेक्ट कर ली कि भाई ये वाली प्रॉब्लम हमको सेलेक्ट करनी है। क्या ऐसा होता है क्या, जानबूझकर कोई रिसर्च करने क्यों जाएगा जब तक प्रॉब्लम आएगी नहीं, तो ये तो बिल्कुल ही यूजलेस बात हो गई। फिर कह रहे सर्चिंग अ प्रॉब्लम, हम एक प्रॉब्लम को सर्च करने जाते हैं। प्रॉब्लम को कोई सर्च करने क्यों जाएगा यार, जाहिर सी बात है जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम होगी तभी तो उस पर हम रिसर्च करेंगे। तो ये प्रॉब्लम भी गलत हो गया, ये ऑप्शन भी। फिर कह रहा है फाइंडिंग अ प्रॉब्लम, दैट मीन्स कि हमारे पास में ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, हमारे पास ऑलरेडी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, और जब हमारे पास ऑलरेडी प्रॉब्लम होगी तो जाहिर सी बात है यही फर्स्ट स्टेप होगा रिसर्च का, दैट वी हैव अ प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अब हम आगे के स्टेप्स तैयार करेंगे। राइट, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। देखिए ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अ रिसर्च प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू हेट्रोजीनस पॉपुलेशन, ध्यान से देखो कीवर्ड क्या है यहां पर, हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस का मतलब ये होता है कि अगर हम 1 लाख लोगों पर सर्वे कर रहे हैं और वो 1 लाख लोग अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, राइट, जो डेटा है वो एक जैसा नहीं है। कैसा है ये देखो, असमान जनसंख्या हो। पॉपुलेशन का मतलब क्या हो गया, जो हम सैंपल ले रहे हैं
उसमें क्या हो, पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस हो, एक जैसी ना हो, तब क्या करना, तब कौन सी सैंपलिंग लगाते हैं। देखिए जब पॉपुलेशन एक जैसी नहीं होती तब हम क्या करते हैं, मान लो हमारे पास ये बॉक्स है, अब इस बॉक्स में मान लो रेड है, उसके बाद में मान लीजिए यहाँ पर ब्लू बॉल्स हैं, और ये भी मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ ग्रीन बॉल्स भी हैं, और ये तीनों मान लो अलग अलग चीज़ें हैं। ये वाले एनिमल हैं, सपोज ये वाले बर्ड्स हैं, ये चिड़िया हो गई, और सपोज ये कौन से हैं, ये ह्यूमंस हैं, ये मनुष्य हो गए। तो अगर इनकी सैंपलिंग करनी है तो हमको अलग अलग करना पड़ेगा ना। हम जानवरों में, चिड़िया में और इंसानों में कोई फर्क तो समझते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम जो बर्ड्स हैं एनिमल्स को अलग कर लेंगे डेटा, उसके बाद में ह्यूमंस का डेटा अलग कर लेंगे, और उसके बाद में ये जो ब्लू वाला है किसके लिए था, ये भाई चिड़ियों के लिए था, इसका डेटा अलग कर लेंगे। यानी कि हमने स्ट्रेटा बना लिया। स्ट्रेटा मतलब हमने 3 अलग अलग स्तर बनाए हैं, पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर। इसको कहा जाता है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। अब इसमें से हम सैंपल अलग अलग निकाल सकते हैं, है ना। जैसे नमक और चीनी है, सैंपल निकालना है कि नमक और चीनी का मिक्सचर है, आपको नमक निकालना है, तो जाहिर सी बात है उसमें से नमक तो आप नहीं निकाल पाओगे, नमक चीनी अलग अलग होना चाहिए तभी तो सैंपल निकाल पाओगे। तो ये सैंपल कैसा हो, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन होगी। ऐसे में कौन सा चलता है, ऐसे में क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, स्टेटा बना लेते हैं। स्टेटा मतलब अलग अलग चीजों को अलग अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, उसके बाद में उसमें से सैंपल निकाला जाता है। इसको क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग या यादृच्छिक प्रतिचयन। याद रखिएगा, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग या यादृच्छिक प्रतिचयन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्शन रिसर्च क्या है। एक अप्लाइड रिसर्च है। अच्छा, अ रिसर्च कैरिड आउट टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम। मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया था कि जब इमीडिएट प्रॉब्लम आएगी तब एक्शन रिसर्च फॉलो होगी। अप्लाइड रिसर्च बिल्कुल नहीं है। फिर लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च भी नहीं है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च कैसी होती है, ये बहुत लॉन्ग टाइम के लिए चलती है, और एक्शन रिसर्च लॉन्ग टाइम नहीं चलती है। फिर सिमुलेटिव रिसर्च है, नहीं, सिमुलेशन भी नहीं किया जाएगा, इसमें अनुकरण भी नहीं होगा। दैट मीन्स इट इज कैरिड आउट टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम्स। तुरंत की जो प्रॉब्लम आएगी उसको सॉल्व करने के लिए एक्शन रिसर्च होती है, याद रखिएगा। और ये एप्लीकेशन रिसर्च का या अप्लाइड रिसर्च का एक पार्ट है। अप्लाइड रिसर्च का ये एक पार्ट है, एक भाग है, ऐसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी डेटा। देखिए प्राइमरी डेटा होते क्या है, पहले ये समझिएगा। जब कभी हम कोई रिसर्च करते हैं तो उस रिसर्च के लिए हमको कुछ वेरिएबल्स की जरूरत होती है, कुछ डेटा की जरूरत होती है। जैसे मान लीजिए हमको अभी कोरोना पर ही क्या हो रहा था, सैंपलिंग हो रही थी, जो आपकी कोविशील्ड वगैरह है, दवाइयां बन रही थी, तो हम क्या कर रहे थे, हमको डेटा चाहिए था। डेटा कैसे मिलेगा, सबसे पहले हमने लोगों को इकट्ठा किया कि भाई वॉलंटियर्स आ जाए जिनके ऊपर हम दवाई का रिसर्च करेंगे। अब जब वॉलंटियर्स के ऊपर दवाई का रिसर्च किया जाएगा तो उसमें देखा जाएगा कि जो डेटा हमको मिल रहा है डायरेक्टली ऑब्जर्व करके, वही प्राइमरी डेटा है। दैट मीन्स कि डॉक्टर दवाई देगा, मेडिसिन देने के बाद में, इनोकुलेट करने के बाद में देखेगा कि भाई इनके बॉडी के ऊपर क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स, कैसा रिस्पॉन्स हो रहा है। ये हुआ डायरेक्ट डेटा। सीधी बात समझिएगा, जब हमको डेटा डायरेक्टली मिले उसको हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। आप किसी का इंटरव्यू लोगे, तो उसमें डेटा कैसा मिलेगा, डायरेक्ट डेटा मिलेगा। आप कोई बुक पढ़ोगे, कोई जर्नल पढ़ोगे, और जर्नल से आप डेटा क्या करोगे, डायरेक्टली डिराइव करोगे, ठीक है, अपने कॉन्सिक्वेंसेस डिराइव करोगे। ये सारे कौन से एग्जांपल हो गए, ये सारे के सारे प्राइमरी डेटा हैं। जब आप किसी से पूछोगे, राइट, किसी से पूछ करके करोगे, या कोई ऑलरेडी आपको डेटा दिया हो उसमें से आप डेटा निकालोगे, किसी लिस्ट में से डेटा निकालोगे, वो होता है सेकेंडरी डेटा। तो सेकेंडरी डेटा इतना रिलायबल नहीं होता है। तो देखो, करंट प्रोजेक्ट है, बिल्कुल सही बात है, हमको करंट प्रोजेक्ट के लिए ही हम प्राइमरी डेटा करते हैं। फिर एक्सपेंसिव होता है, बिल्कुल सही बात है, महंगा होगा। आप देख रहे हो ना कि जैसे इनोकुलेट करना है भाई, सबको वैक्सीन देनी कितना महंगा है, सारी किताबें जर्नल्स वगैरह छाटनी है, इंटरव्यू वगैरह लेने, तो महंगा होगा ये। फिर डिफिकल्ट टू एक्वायर होगा, मुश्किल है जानना, क्योंकि आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, टाइम टेकिंग है, इसलिए महंगा भी होगा। फिर लेकिन रिलायबल होता है। रिलायबल क्यों होगा, क्योंकि आप खुद से कर रहे हो डेटा, आप खुद से डेटा क्या कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो, इसलिए रिलायबल होगा, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट्स राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, 1, 2 and 3 ऑल आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज द एक्शन रिसर्च स्टेप्स इन प्रॉपर ऑर्डर। देखो एक्शन रिसर्च बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है, और इसकी जो स्टेप्स हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। कैसे होता है जरा देखिएगा भाई, 4 स्टेप्स हैं, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप। सबसे पहला जो किसी भी प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा बताइए, सबसे पहला स्टेप इसमें से होगा प्लान, राइट। हमेशा से प्लान ही रहता है। प्लान के बाद में फिर क्या करेंगे, एक्ट करेंगे। एक्ट करने के बाद में फिर क्या करेंगे हम, फिर हम ऑब्जर्व करेंगे, हमसे क्या गलती हो गई या क्या रिजल्ट आया, और उसके बाद में हम रिफ्लेक्ट करेंगे, उसके बाद में रिफ्लेक्शन होगा। दैट मीन्स ये 4 स्टेप हो रहे हैं। कौन कौन सा भाई,
प्लान, सबसे पहले प्लान करना है, नियोजन करना है, उसके बाद में क्रियान्वयन करेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये विकासोन्मुख भी कहते हैं, ऑब्जर्व को आप ऑब्जर्व भी कह सकते हैं, हिंदी में कहते हैं विकासोन्मुख। और उसके बाद में फाइनली कौन सा आता है आपका, रिफ्लेक्ट आता है। रट लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, 1432 दैट मींस डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट्स। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए जरा कौन सा स्टेटमेंट, इन अ क्रॉस सेक्शनल स्टडी डेटा इज कलेक्टेड ओनली वंस। पार अनुभागीय अनुसंधान में आंकड़े एक बार एकत्रित किए जाते हैं, एक ही बार एकत्रित किए जाते हैं। पहले ये समझो क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या होती है। मान लीजिए मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में कोई रिसर्च हो रही है और उसमें इनको हिस्ट्री डिपार्टमेंट का कुछ डेटा चाहिए, हिस्ट्री का कोई डेटा चाहिए, तो क्या होगा, मैथ्स के जो टीचर्स हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में जाएंगे और वहां से एक ही बार में सारा डेटा लेकर के आ जाएंगे, ना कि रोज रोज सर खाने बैठ जाएंगे हिस्ट्री वालों का, है कि नहीं है। और अगर हिस्ट्री वालों को कोई डेटा चाहिए तो वो मैथ वालों के पास में जाएंगे, अगर मैथ डिपार्टमेंट से चाहिए तो एक ही बार में सारा डेटा लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, बार बार परेशान नहीं करेंगे। ये बात, इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी, जो अपनी फील्ड में ना होकर के किसी दूसरी फील्ड से हो, या हेट्रोजीनियस फील्ड हो, जो फील्ड सेम ना हो, सिमिलर ना हो, उसमें जो स्टडी होगी उसको क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहा जाता है। तो देखिए भाई डेटा एक बार एकत्रित किए जाते हैं, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी क्या होती है। देखिए भाई अनुदैर्घ्य अध्ययन क्या होता है, जब बहुत लंबे समय तक, ठीक है, लॉन्ग टाइम तक जब हम रिसर्च करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई न्यूज़पेपर है, कोई भी न्यूज़पेपर है, तो अगर न्यूज़पेपर का ओवरऑल स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं कि न्यूज़पेपर्स में क्या चेंज आया है, जर्नलिज्म में क्या चेंज आया, तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास पहला न्यूज़पेपर आया 1838 में, तब से हम रिसर्च करना शुरू करेंगे और तब के डेटा ईयर बाय ईयर हम डेटा कलेक्ट करते जाएंगे, देखते जाएंगे कि भाई क्या चेंज आ रहा है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में क्या होता है, टाइम टेकिंग है। टाइम टेकिंग मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 महीनों तक भी ऐसा होता है। इसी में देखो जैसे अभी आपका जो कोविशील्ड या था, या कोवैक्सीन था, या स्पुतनिक मेडिसिन थी, इस पर देखो रिसर्च हुआ तो कई फेजेस में रिसर्च हुआ ना, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। इसी को लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च भी कहा जाता है। ये एक्शन रिसर्च भी हो सकती है और ये लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च भी कही जा सकती है। टाइम टेकिंग है, बार बार डेटा की हमको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, डेटा इज कलेक्टेड मोर देन वंस फ्रॉम द सेम इंडिविजुअल। ठीक है, एक ही उसके पास में जाते हैं, देखते हैं कि भाई 1 महीने बाद क्या सिचुएशन है, 2 महीने बाद क्या सिचुएशन है पेशेंट की, 3 महीने बाद क्या सिचुएशन है, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो दोनों ऑप्शन सही है, दैट मींस ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्वांटिटेटिव रिसर्च। ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ये दो रिसर्चेस भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, अगले वाली वीडियो में मैं आपको ये जो छूट गया है अप्लाइड और क्वालिटेटिव और सारे के सारे वेरिएबल्स ये सब समझाऊंगा इसमें। देखिए क्या कह रहा है, मात्रात्मक अनुसंधान के संदर्भ में सही वाक्य चुनिए। चुन लेते हैं भाई, क्या कह रहा है, केस स्टडी, इन डेप्थ इंटरव्यू, एथनोग्राफी आर टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। केस स्टडी, इन डेप्थ इंटरव्यू, एथनोग्राफी आर टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। ठीक है, ओके, सही है ये। दूसरा कह रहा है इट इज अ बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच है जी नहीं, ये टॉप डाउन अप्रोच होती है, टॉप डाउन अप्रोच है, समझिएगा, इट इज अ टॉप डाउन अप्रोच। फिर कह रहा है यूज ऑफ नंबर्स एंड स्टैटिस्टिक्स, यूज ऑफ नंबर्स एंड स्टैटिस्टिक्स, इसमें कौन सा सही होगा। देखिए उल्टा हो गया इसमें, ऑप्शन ए इज रॉन्ग, ऑप्शन ए रॉन्ग है बेटा। क्यों रॉन्ग है समझना, केस स्टडी वगैरह ये तो क्वालिटेटिव के पार्ट्स हो गए ना, ये क्वालिटेटिव के पार्ट्स हैं, क्वांटिटेटिव के नहीं, ये गुणात्मक शोध में आता है इंटरव्यू वगैरह। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। फिर बॉटम अप अप्रोच है, ये भी गलत है, बॉटम अप नहीं है, टॉप डाउन अप्रोच है। उसके बाद में क्या हो रहा है, यूज ऑफ नंबर्स एंड स्टैटिस्टिक्स। अब क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटी की बात आ रही, मात्रा की बात आ रही, तो मात्रा किस में दिखाओगे, आंकड़ों में दिखाओगे या संख्याओं में दिखाओगे, दैट मींस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन रिसर्च प्रोसेस के स्टेप्स दिए हुए हैं, इनको आपको करेक्ट ऑर्डर में करना है। देखिए जनरली 6 to 7 स्टेप्स में दिखाते हैं रिसर्च प्रोसेस को। ठीक है, यहां पर मैंने 5 दिए हैं और बीच बीच से छांट करके लिखे हुए हैं, दैट मींस कि यू विल हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। ठीक है, अगर सिंसियरली नहीं कर पाओगे तो होगा नहीं है। देखो सबसे पहला स्टेप क्या किया जाता है, सबसे पहला जो स्टेप है किसी भी रिसर्च में उसको हम कहते हैं फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। देखो फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, शोध समस्या का सूत्रीकरण। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे भाई प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, अब जब प्रॉब्लम हमने फाइंड कर ली, फिर क्या करेंगे, हम एक रिसर्च डिजाइन तैयार करेंगे, रिसर्च डिजाइन तैयार करेंगे कि इस पर रिसर्च करनी कैसे है।
उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम करेंगे डेटा को कलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद में डेटा को कलेक्ट किया जाएगा, डेटा कलेक्शन के बाद क्या किया जाएगा, फिर उसको प्रोसेसिंग होगी डेटा की, उसका आंकड़ों की प्रोसेसिंग की जाएगी और साथ ही साथ उसका विश्लेषण या उसको एनालाइज किया जाएगा। दिस विल बी द फोर्थ स्टेप। देखो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फाइनली क्या करेंगे, फाइनली हम सैंपल्स को सेलेक्ट करेंगे। सैंपल सिलेक्शन के बाद के भी 2 प्रोसेस होते हैं जो कि आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। सिलेक्टिंग सैंपल्स ये कौन सा हो गया, 5th पॉइंट हो गया। तो जरा देखिए कैसे दिया हुआ है, 3 4 दोनों में दिया हुआ है, 3 4 के बाद में 1 दिया हुआ है। दैट मीन्स ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े रहिएगा, सारी की सारी यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में डालूंगा और ऐसे ही एक्सप्लेन करूंगा जैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस।